तो फिजिक्स में लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, क्या करे थे, न्यूमेरिकल्स किए थे, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे ना, और टॉर्क क्या होता है उसको समझे थे। चलो अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कर रहे थे, और जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो वो हमें क्या बनाता है या क्या देता है, एक रिजिड बॉडी देता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब इससे पहले चैप्टर्स में हम जो भी चीजें बता रहे थे वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे थे, चाहे वो न्यूटन्स का लॉ हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, या फिर चाहे वो क्या बोले, हाँ न्यूटन्स लॉ ही तो पढ़े थे ना। तो न्यूटन्स लॉ ये सब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे थे। या फिर न्यूटन्स लॉ अगर हम थोड़ा उसमें डिटेल में चले, उधर थोड़ा रिवाइज करें, तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, अगर कोई एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। अब जब वहां पे हम किस टाइप के मोशन के बारे में बात कर रहे थे, लीनियर मोशन के बारे में, या जो बॉडी सीधा मूव कर रहा हो एक ही लाइन में। अब अभी हमने पढ़ा कि एक बॉडी में टॉर्क भी हो सकता है या फिर एंगुलर मोमेंटम भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो अगर एक बॉडी मैं पूछूं कि अगर एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में है या कब वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम अभी तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं, अगर उसमें कोई लीनियर मोशन ना हो और उसमें कोई टॉर्क ना लग रहा हो, या फिर कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी पे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों ना हो तो हम बोल सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई एक बॉडी है उसमें रोटेशनल या फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लग रहा हो, टॉर्क भी तो एक टाइप ऑफ फोर्स ही है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, देन वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। अब ये जो रोटेशनल मोशन होता है या फिर जो रिजिड बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, जो मैंने अभी बोला। एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ट्रांसलेशनल मतलब वो ना ही सीधा मूव कर रहा हो, और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए। तो वही इक्विलिब्रियम के बारे में जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पे दो लाइनों में लिख दिया है, क्या कि अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ए रिजिड बॉडी कैन एग्जीक्यूट टू काइंड्स ऑफ मोशन, एक तो होगा ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होगा रोटेशनल मोशन, और ए रिजिड बॉडी कैन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम या फिर जीरो। और ये कब हो सकता है, जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इसमें थोड़ा तिगड़म लगाऊं मतलब अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो होता है वो किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का। ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, इसी चैप्टर में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m a एक्सटर्नल a cm शुड बी इक्वल टू जीरो। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो a cm हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। और अगर a cm हमारा जीरो होना चाहिए तो इसका जो वेलोसिटी यहां पे जो बोला है शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, वही मैं दिखाना चाहता हूं। कांस्टेंट क्यों बोला, जीरो क्यों नहीं बोला। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dvcm ऑफ बाय dt शुड बी इक्वल टू जीरो। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो चीज कांस्टेंट हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो vcm है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब या फिर वो कांस्टेंट मोशन में हो या फिर जीरो हो, है ना, समझ रहे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा जीरो ही हो या फिर एक जगह पे खड़ा हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी हो सकता है वो एक कंटिन्यूअस या कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव भी कर रहा हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और दूसरा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क शुड बी, या जो टॉर्क लग रहा है वो जीरो होना चाहिए। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है, F इंटू आर होता है या नहीं होता। अब ये आर तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि जो भी बॉडी, कोई भी बॉडी आप ले लो और किसी भी पॉइंट को आप ले लो, आप हर पॉइंट पे जो मासेस होंगे वहां पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस वो होगा, आर तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हम इस F को जीरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फोर्स अगर हम ना लगाएं, एक बार टॉर्क वो फोर्स ना लगाएं, कौन सा फोर्स, टॉर्क बनने के लिए जो फोर्स चाहिए, अगर वो ना लगाएं तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारे पास या क्या क्या होना जरूरी है, एक तो उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। समझे या नहीं समझे, समझे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, चलो लिखिए ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जो पहला टाइप है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इस चीज को समझना। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब या फिर इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे मान लो मैं एक बॉडी को यहां से छोड़ा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे आएगा,
फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर पहुंचेगा, फिर क्या होगा, वापस से वो ऊपर आने की कोशिश करेगा नहीं, हालांकि पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन कुछ कुछ बॉडी होते हैं जो पहुंच जाते हैं। मतलब ये मैंने क्यों बताया, अगर कोई बॉडी यहां से जब मैंने छोड़ा वो इधर से आके इधर गया, फिर इधर आके अपने जगह पे फिर से आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कोई बॉडी रखा हुआ है, उसको अगर मैं डिस्प्लेस कर देता हूं, अपने जगह से डिस्प्लेस करता हूं और उसे छोड़ देता हूं, और अगर वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या है? दूसरा, उसके बाद आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, वही एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो मैंने बॉडी को यहां से छोड़ा, ठीक है, वो क्या किया, वो यहां गया, इधर मूव किया, फिर इधर आया, फिर इधर आके अगर वो और एक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाए, समझ रहे हो? मतलब अगर एक बॉडी पे आपने कुछ फोर्स लगाया या कुछ उसको डिस्प्लेस किया, वो उस जगह से जाके फिर और एक दूसरे जाके फिर वापस अगर उसी जगह पे ना आके उससे आगे और दूसरे जगह पे चले जाए और वहीं पे जाके रुक जाए, उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? If a body stays in equilibrium position even after being slightly displaced and released, it is said to be in neutral equilibrium। मतलब मान लो ये आपका घर है और ये हमारा कोचिंग है। आप अपने घर से एक किताब लेके आए, मान लो एक किताब लेके आए जो टेबल पे रखा हुआ था, उसको यहाँ मेरे कोचिंग में लेके आए, उसको टेबल पे रख दिया, तो उसमें कोई चेंजेस होगा? मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उसमें कोई चेंजेस होगा उस बुक में? तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे आपके घर में जब था वो तब भी इक्विलिब्रियम में था, जब मेरे कोचिंग में आया तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। तो उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझे या नहीं समझे? समझे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट टेंड्स टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। मतलब अगर ऐसा कुछ हो, अगर बॉडी को यहां से डाला जाए और ये यहां गया और फिर यहां वापस आके अपने जगह पे पहुंच गया, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या बोला? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स गेट फर्दर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली क्या डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। मतलब अगर बॉल को यहां से छोड़ा गया, वो यहां आया, यहां तक पहुंचा, फिर यहां से जाके इधर आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से और आगे चला गया, तो उस टाइप ऑफ पोजीशन इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसी में आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझना है, तो मान लो बॉडी को यहां से फेंका गया और यहां से गया और यहां से वो जाके इधर पहुंच गया और वापस आया ही नहीं, तो उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझे या नहीं समझे? समझ में आया? पक्की बात? चलो अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया के बारे में जानने पढ़े थे। इनर्शिया क्या होता है सर? हाँ बोलो। हाँ अब तो तुम टाइप बोल रहे हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया है क्या? न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एक बॉडी अपने पोजीशन पे या अपने स्टेट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना? अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इनर्शिया उसी पॉइंट पे तो आता है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, अब एक बॉडी का खुद पे ना रख पाना, उसी को ही तो हम इनर्शिया बोलते हैं। मतलब अगर एक बॉडी को मैं ऐसे डाल दूं या फेंक दूं या रोल कर दूं, वो तब तक रोल होता जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वही तो है इनर्शिया। वैसे ही उसी चीज को अगर मैं रोटेशनल मोशन में ले आऊं, रोटेशनल मोशन में मतलब अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, वो कंटिन्यूस या यूनिफॉर्मली कब तक रोटेट करता रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब ये फैन घूमता तब तक रहेगा जब तक मैं अगर हाथ लगा दूं या बीच में एक डंडा डाल दूं, तब जाके वो रुकेगा, नहीं तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा ना। तो उसी चीज को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस के अराउंड यूनिफॉर्मली चक्कर काट रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स देके उस पर बाधा ना डालूं या रोक ना लगाऊं, तो उस क्या बोलूं, उस चीज को या उस क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा है बोलने के लिए। हाँ, तो जब वो घूम रहा होगा कंटिन्यूअसली, जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, और उसी चीज को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया या नहीं है? आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल बॉडी में, जब रोटेशनल मोशन में एक बॉडी अपने एक्सिस, कोई भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होगा, अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स देता हूं तभी जाके वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। और उसी चीज को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे या नहीं समझे? अब ये क्यों जरूरी है, क्यों इतना उसका महत्व है, क्यों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना जरूरी है? साइकिल चलाते हो ना, साइकिल का जो रिम है, वो साइकिल, अगर मान लो ये साइकिल है,
साइकिल का चक्का है, यहां पे एक्सेल होता है और ऐसे रिम जुड़ा हुआ होता है, होता है या नहीं होता? यहां का हर पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है अपने रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर एक्सेल के रेस्पेक्ट में देखें, वो इस एक्सेल के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है ना। तो ये जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये स्पोक्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक कांस्टेंट डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आर, जिसकी वजह से आपका चक्का स्मूथली मूव कर पाता है। अब देखो, अगर चक्का थोड़ा टेढ़ा हो जाए, टाल हो जाए, टाल बोलते हैं, मतलब अगर थोड़ा बेंड हो जाए, तो आप साइकिल चलाने में आपको उतना इजी फील नहीं होगा जब तक वो सर्कुलर है। जब सर्कुलर में आप चला रहे हो, अगर थोड़ा भी बेंड हो जाता है ना, तो साइकिल पीछे ऐसे हिलने लगता है, तो चलाने में अच्छा नहीं लगता या चला ही नहीं पाते। तो ये उसका फायदा। और भी बहुत सारे फायदे हैं। मशीन्स जो सब चलते हैं, बड़े बड़े मशीन्स, वहां पर भी इसका ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब पहले बुलक कार्ट हुआ करते थे, उसका जो चक्का इतना भारी भारी होता था, उसका हर पार्ट, हर सर्कुलर जो पार्ट है, हर पार्ट के मासेस को कौन संभालता था? ये स्पोक्स ही तो संभालते थे। समझ रहे हो या नहीं? चलो तो फिर लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन है क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड द स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको कैसे समझें? मान लो ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया मान लो वाई एक्सिस, ये मान लो आपका जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो कोई एक बॉडी है जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब अगर ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक बॉडी है, इसको कैसे समझाएं? हाँ, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये बॉडी है, ये आपका एक्सिस है, ये इसके अलोंग ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो इसके जो हर पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल्स होगा इस पॉइंट से, इस एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस बना रहे होंगे। तो अगर मान लो मैं इसमें 3 पार्टिकल मान लेता हूं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मान लो ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, जिसका 3 अलग अलग पार्टिकल लिया और जिसका 3 अलग अलग मासेस है, ठीक है। और इसका मान लो यहां से डिस्टेंस हो गया R1, ये मान लो O है, यहां से डिस्टेंस हो गया ये R2 और यहां से ये डिस्टेंस हो गया R3। होगा या नहीं होगा? तो इसका जो वेलोसिटी, ये जो मूव कर रहा होगा, इसका वेलोसिटी कैसा होगा? ऐसा v2। इसका वेलोसिटी कैसा होगा? ऐसा v1। और इसका वेलोसिटी कैसा होगा? ऐसा v3। होगा या नहीं होगा? तो जो I होता है वो, अब इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब n नंबर ऑफ मासेस और n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस। तो जो I है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो I है दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर I को हम क्या बोल सकते हैं? I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर और I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी m l स्क्वायर t टू द पावर 0। ये उसका किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा kg मीटर स्क्वायर, और जो CGS यूनिट होगा दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ लिए। तो एक बॉडी का, ये तो बॉडी है ना, एक बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा? पहला तो मास पे डिपेंड कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, मास ऑफ द बॉडी। दूसरा और किस पे डिपेंड कर रहा होगा? रेडियस। कौन सा रेडियस? रेडियस नहीं, जिस पॉइंट पे वो फिक्स्ड है और वो मूव कर रहा है। अब मान लो यहां पे ये वाला बॉडी यहां पे फिक्स्ड है, या फिर मैं अगर इस बॉडी को यहां पे फिक्स कर लेता हूं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा और किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा कि वो किस पोजीशन पे फिक्स्ड है, वो बॉडी किस पॉइंट पे फिक्स्ड है, किस पॉइंट के अलोंग वो चक्कर काटने वाला है, उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा उसका शेप एंड साइज कैसा है, उस पे भी डिपेंड करेगा। चौथा और किस पे डिपेंड करेगा कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। हो सकता है यहां पे मोटा हो, यहां पे पतला हो। मतलब मैं इस चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, थिकनेस की बात कर रहा हूं। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अब जैसे ये कॉपी आपका, ये हर जगह उसका मास सेम होगा, लेकिन अगर मैं कॉपी को बीच आधे में से काट दूं मतलब ऐसे स्लोप करते हुए काट दूं, समझ नहीं पाए मतलब हाँ, पेपर को अगर मैं तिरछा काट दूं तो मास अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक एंड में ज्यादा मास होगा और एक एंड में कम मास होगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच MOI डिपेंड्स: मास ऑफ द बॉडी,
point at which body is about to rotate. तीसरा shape and size of the body. चौथा distribution of mass of the body. इन चीजों पे डिपेंड करेगा। समझे या नहीं समझे? समझ में आया? चलो, अब अगर ये बॉडी, मान लो ये जो बॉडी मूव कर रहा है उसको वो ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, और अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? कोई बॉडी जब मूव कर रहा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा या नहीं होगा? तो यहां पे जो v1, ये जो वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बात लिख चुके हो? जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v1 विल बी इक्वल टू कितना? r1 ओमेगा, v2 विल बी इक्वल टू r2 ओमेगा, और v3 विल बी इक्वल टू r3 ओमेगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? क्या है? हाफ mv स्क्वायर। यह है। तो इसके लिए तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां पे अगर मैं v1 v2 के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूं तो क्या मिलेगा? दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1 b1 के जगह पे क्या डाल सकता हूं? r1 ओमेगा। तो r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर मैं यहां से ब्रैकेट हटा दूं तो ओमेगा का स्क्वायर r1 का स्क्वायर ये बन जाएगा। यहां से ब्रैकेट हटा दूं तो r2 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर ये बन जाएगा। यहां से भी ब्रैकेट हटा दूं तो rn का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? इसमें से अगर मैं सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे बचेगा क्या? हाफ m1 r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर होल इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसमें से मैं अगर हाफ भी कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा। ये बन जाएगा हाफ अगर कॉमन ले लिया तो दिस वन विल बी इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ mi ri और ri का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 से लेके n इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? देखो क्या है समेशन ऑफ mr स्क्वायर, अभी बताया था। ये कहां जा रहे हो? क्या है? आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये होगा। तो काइनेटिक एनर्जी या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया। समझे या नहीं समझे? समझ में आया या नहीं आया? पक्का? ये जो टॉपिक है इसमें और मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि पहले तुम इतना पढ़ के आओ। इसके बाद जो इन्हीं सब चीजों को हम यूज करके
आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन और पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग दीज ओनली। आज के क्लास में जो पढ़ाया गया इक्विलिब्रियम और एमओई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको ही यूज करके हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इसको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ के आना बुक से, ठीक है, ताकि जब मैं आगे पढ़ाऊं समझ में आए। ऐसा नहीं कि आना पढ़ के ही आना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं पढ़ के आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाओगे। और मैं अभी अगर आगे और चला गया तो एक साथ इतना सारा चीजें हो जाएगा कि पागल हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।